फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं प्री बीएड एग्ज़ाम मई 2025 की। आई होप गाइस आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से बने होंगे। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। आप अपने क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, उसके अकॉर्डिंग मिलाते जाइएगा, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन पेपर को तो एक साथ सॉल्व नहीं करा सकती। क्वेश्चन सारे सेम होते हैं, सेट बस अलग होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पार्ट 3 शिक्षण अभिरुचि से सॉल्व करेंगे। तो आप अपने क्वेश्चन पेपर में मिलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 51, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 में है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को किन रणनीतियों को अपनाना चाहिए। सभी छात्रों के लिए एक ही पाठ्यक्रम सामग्री का उपयोग करना, छात्रों की सीखने की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण को अनुकूल करना। ये आंसर ठीक लग रहा है। विशिष्ट छात्रों को अलग अलग बैठाकर पढ़ाना, छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, बी और डी, जो कि इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इसमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। अनुकूलन, सूझ, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, रट कर याद करना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षकों के लिए मनोवैज्ञानिक दक्षता क्यों महत्वपूर्ण है। शिक्षकों के लिए मनोवैज्ञानिक दक्षता क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54, शिक्षण में लचीलापन क्यों आवश्यक है। शिक्षण में लचीलापन क्यों आवश्यक है, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप गाइस आपके सारे आंसर सही होते चल रहे होंगे, आप मिलाते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 में देखिएगा, बाह्य प्रेरणा का उदाहरण हो सकता है। बाह्य प्रेरणा का उदाहरण यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक द्वारा इनाम दिया जाना। ये बाह्य अभिप्रेरणा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा द्वारा समान अवसर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है पूछा गया है गाइस। यहाँ पे लर्निंग प्लेटफॉर्म जो नहीं है उसको बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स में कोई लर्निंग ऐप नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58, शिक्षा शास्त्र के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों का सही क्रम पूछा गया है गाइस यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए पहले आ जाएगा, यानी इसका आंसर होगा सी। मतलब कि पहले क्या करेंगे, हम अनुभव प्राप्त करेंगे। अनुभव प्राप्त करने के बाद क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा। उसके बाद होगा व्यवहार में परिवर्तन होने से हम फीडबैक देंगे, और फीडबैक देने के बाद क्या होगा, फीडबैक देने के बाद हम संज्ञानात्मक प्रक्रिया से गुजरेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण करने की प्रमुख अधिकरण एजेंसी है। तो यहाँ पे मुख्य एजेंसी को पूछा गया है। क्वेश्चन 5 का यहाँ पे आंसर होने वाला है सी, मतलब सभी आ जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे एनसीएफ 2005 भिन्न विषयों के अलावा और किन पाठ्यचर्याओं को भी महत्व देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 61 में, शिक्षा शास्त्र में शिक्षण विधियों को अपनाने का सही क्रम क्या होगा। यहाँ पे शिक्षण विधियों को अपनाने का सही क्रम पूछा गया है। तो सही क्रम में आएगा पाठ्यक्रम की योजना बनाना, योजना बनाने के बाद शिक्षण विधि का चयन करना। उसके बाद ये इसका आंसर हो सकता है ए। पहले क्या करेंगे, पाठ्यक्रम का योजना बनाएंगे, योजना बनाने के बाद शिक्षण विधि का चयन करेंगे, शिक्षण विधि चयन करने के बाद कक्षा में शिक्षण कार्य कराएंगे, फिर क्या कराएंगे, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 में है, संजय पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और समझने में कमज़ोर है, उसकी गणितीय समझ अच्छी नहीं है। संजय निम्नलिखित में से किस प्रकार विकार से ग्रसित है। तो संजय यहाँ पे ऑप्शन नंबर डिस्लेक्सिया, क्योंकि जिसमें
गणितीय समझ अच्छी नहीं हो और जिसमें समझने में प्रॉब्लम हो उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं, डिसलेक्सिया। और जिसमें कैलकुलेशन से संबंधित हो तो डिसकैलकुलिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, समय का सदुपयोग करना चाहिए, लक्ष्य के लिए अथक प्रयास और ये विपरीत परिस्थितियों में ये, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए, तो यहाँ पे कथन और कारण वाला क्वेश्चन आया है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फिर चलते हैं 65 में। 65 में यहाँ निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सबसे प्रभावी कारक हैं? सीखने के लिए कौन से सबसे प्रभावी कारक है इसको पूछा गया है, तो 65 का यहाँ पे हो जाएगा बी। 65 का हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्षण में छात्रों की विविध आवश्यकताओं को समझने के लिए शिक्षक को किन कारकों पर ध्यान देना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 66 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 66 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए गाइस, मैं जल्दी जल्दी इसका आंसर इसलिए बता रही हूँ, अगर मैं एक्सप्लेन करते गई तो वीडियो और लॉन्ग हो जाएगा और पूरे आंसर को एक ही वीडियो में कवर करने के लिए फिर काफ़ी लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ जाएगा। तो जल्दी जल्दी पहले इसके आंसर को डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 67 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 68, क्वेश्चन नंबर 68 का हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण की ब्रेन स्टॉर्मिंग पद्धति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग पद्धति जिसमें ब्रेन का ज़्यादा उपयोग हो, तो प्रतिभागियों के बीच थीम आधारित बातचीत करना, थीम के अकॉर्डिंग बात करना, इसमें विद्यार्थी अपना ब्रेन ज़्यादा यूज़ करेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69, 69 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 69 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो पता है उसको मिला लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, तो यहाँ पे ह्यूरिस्टिक मेथड को साइंटिफिक मेथड भी बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को देखिए आप लोग, इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि ह्यूरिस्टिक वाले में डी का तीसरा आ जाएगा। छात्र वास्तविक जीवन की समस्याओं का पता लगाते हैं, तो पता लगाना भी एक प्रकार का मतलब कि प्रैक्टिकल करके देखने जैसा हो जाएगा। और चौथा को देख लीजिए, खोज के माध्यम से सीखना, तो ये दोनों में से कोई भी आ सकता है, मतलब अब देखना होगा कि व्यापम क्या लेता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं गाइस। ठीक है, तो आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70 क्वेश्चन में, आपके मतानुसार कक्षा में संप्रेषण कैसा होना चाहिए? कक्षा में संप्रेषण कैसे होना चाहिए? तो कक्षा में संप्रेषण रोचक होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका, रोचक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 का हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं 73, कक्षा में भाषण के तत्वों का क्रम, कक्षा में जब भाषण देंगे तो कौन से क्रम में दिया जाएगा, इसको पूछा जा रहा है। तो कौन से क्रम में, यहाँ पे पहले क्या करेंगे, प्रस्तावना देंगे, प्रस्तावना के बाद क्या करेंगे, उसका वर्णन करेंगे, वर्णन के बाद क्या करेंगे, उस पर प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया देने के बाद यहाँ पे स्पष्टीकरण, और लास्ट में निष्कर्ष। तो इसका हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74, शिक्षण की समझ के स्तर की संरचना को क्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब इसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है कि सबसे पहले विद्यार्थी क्या, सबसे पहले शिक्षण वाले में क्या उपयोग पहले किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे, तो पहले क्या करना चाहिए, प्रस्तुतिकरण देंगे। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण सी किस में पहले है, तो ओनली ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण वाले में, बाकी को जैसे जल्दी सॉल्व करना है तो सी हमारा पहले आएगा, तो बाकी ऑप्शन में किसी में सी नहीं है, इसी बस में है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, इसमें भी पहले देख लेते हैं जिसका आंसर सबको पहले याद हो। जैसे यहाँ पे गीतांजलि किसने लिखी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो डी का थर्ड आएगा। डी का थर्ड किस में है देख लीजिए, डी का थर्ड, सॉरी, गीतांजलि को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, तो डी का क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, तो डी का सेकंड ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका आंसर आ जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में, तो जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76, कक्षा में शिक्षक की
प्रभावशालिता को मापने के लिए क्या आवश्यक है? कक्षा में शिक्षक की प्रभावशालिता को मापने के लिए क्या आवश्यक है पूछा गया है। तो छात्रों की प्रतिक्रिया भी जरूरी है, मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन भी जरूरी है, पद्धति में सुधार, सब तो उपयुक्त डी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उपयुक्त सभी से हम ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सफल शिक्षक बनने के लिए आवश्यक कौशलों का सही क्रम, इसमें सही क्रम पूछा गया है कौशल का। तो 77 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। ठीक है, ए क्या है? विषय पर पकड़ होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकेंगे, शिक्षण विधियों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, और उसके बाद प्रभाव संचार कौशल विकसित कर सकेंगे और छात्रों को समझने। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बाल केंद्रित मानी जाती है? 78 में पूछा गया है बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। तो शिक्षण अधिगम ये हो सकता है, शिक्षण अधिगम या फिर प्रश्नोत्तरी विधि। पाठ्यपुस्तक तो नहीं हो सकता है, पाठ्यपुस्तक नहीं हो सकता, व्याख्या विधि में टीचर अपने अकॉर्डिंग पढ़ाता है। तो प्रश्नोत्तर विधि और शिक्षण अधिगम विधि दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब देखते हैं कि व्यापम इसका आंसर क्या लेता है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग क्या है आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, तो इसमें क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी आ जाएगा, क्योंकि शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से जागरूकता ही फैलते हैं, लोकतंत्र मजबूत होगा, अंधविश्वास में कमी आएगी, आर्थिक मजबूती बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 80 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? गुणात्मक मूल्यांकन मीन्स यहाँ पे आप देख लीजिए क्वालिटेटिव पूछा गया है यहाँ पे, जिससे क्वालिटी का पता चले। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, प्रयोजना और प्रस्तुति। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वालिटी का पता चलेगा प्रयोजना और प्रस्तुति से कि किसमें कितना क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 81 में। ठीक है, 81 से यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 में चलिए, क्वेश्चन नंबर 81 में देखते हैं कथन, और यहाँ पे उसका रीज़न दिया गया है। ठीक है, जब दो समासिक पद अपने अवयवों से भिन्न वस्तु व्यक्ति का बोध कराते हो तो बहुब्रीहि समास होता है, ये सही है। ठीक है, और ये रीज़न तो सही दिया गया है। अब इसका, इनमें दोनों पद प्रधान होते हैं, नहीं इसमें ये गलत हो जाएगा, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। मतलब कि क्या आ जाएगा इसका? ए सही है, और उसका जो रीज़न दिया है वो गलत है। मतलब कि इसका आंसर किस में है? सी हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे ए सही है किंतु आर गलत है, क्योंकि यहाँ पे आर को क्या दिया हुआ है कि इसमें क्या दिया है, इसका रीज़न, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जबकि इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82, नीचे दी गई सूची में से लोकोक्तियों को पहचानिए। इसमें लोकोक्ति पहचानने के लिए बोला गया है, तो इसमें हो जाएगा अधजल गगरी छलकर जाए, ये तो है ही लोकोक्ति। एक पंथ दो काज, ये भी है, और एक पंथ दो काज हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ बैल मुझे मार और काला अक्षर भैंस बराबर, ये भी है। तो सब ठीक है, आ बैल मुझे मार, बस में कन्फ्यूजन है, तो इसको एल वाले को छोड़ देते हैं, और एल वाले को छोड़ के यहाँ पे जो भी ऑप्शन बाकी 3 वाला है उसको ले लेते हैं। तो एल तो बाकी ये सी और डी में है, तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता, बाकी ये दोनों में देखना है। सॉरी, इसमें ए में भी एल है, तो ये कट गया, ये बचा, मतलब बी आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं 83 में, स्पर्श व्यंजन के त वर्ग का सही अनुक्रम होगा। स्पर्श व्यंजन का त अनुक्रम के बारे में पूछा गया है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा इसके में जमाना है। जैसे कि पहले क्या आता है, त के बाद थ के बाद द, जैसे इसमें क्या आता है देख लेते हैं, त ध न ध। ठीक है, तो किसमें है त के बाद थ के बाद द न ध, मतलब कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संज्ञा के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है। संज्ञा के प्रकार में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो कर्मवाचक संज्ञा इसमें नहीं है, बाकी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक ये सम्मिलित है। हम सभी पढ़ते हैं संज्ञा के प्रकारों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में लोकोक्ति को उचित अनुक्रम में रखिए। उचित क्रम में रखने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, यहाँ पे दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, ऐसे हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, मुहावरा मूल रूप में किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? फारसी का, सॉरी फारसी का नहीं, अरबी का है, अरबी का, तो उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द पिता, राजा, आज्ञा, किसान, तो कौन है? किसान। ठीक है, बाकी तत्सम शब्द है। अब क्वेश्चन नंबर 88 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 में देख लेते हैं। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए बोला गया है यहाँ पे, तो सुमेलित कीजिए। यथाशक्ति, यथाशक्ति में क्या आ जाएगा? अवयवी भाव समास। कर्मधारय में नील कमल आ जाएगा, तो बी का क्या आना चाहिए? यहाँ पे 3 आना चाहिए। बी का 3 वाला ऑप्शन कौन सा है देख लेते हैं। यहाँ पे बी का 3 वाला ऑप्शन, बी का 3 ए ऑप्शन नंबर बी में है। अच्छा, ये ऑप्शन नंबर ए में नहीं है तो ये कट हो गया, ये नहीं आ सकता, बाकी 3 आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में 3 है, नीलकमल। और उसके बाद यहाँ पे द्विगु समास संख्यावाची होता है, तो ये पंचतत्व आ जाएगा। द्विगु का पंचतत्व और द्वंद्व में भाग और दौड़ और वाला आ जाएगा, तो मतलब सी का 1 आना चाहिए। इसमें सी का 1 इसमें है और इसमें भी है सी का 1, तो ये दोनों में से कोई एक आ सकता है। उसके बाद डी का क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। डी का 2 इसमें भी सेम है। उसके बाद फर्स्ट वाले देख लेते हैं किसमें आता है। फर्स्ट अवयवी का यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो मतलब ए का क्या आना चाहिए? 4, तो ये किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 89 में चलते हैं। 89 में क्या पूछा गया है? नीचे दी गई सूची में ऐश्वर्य के विलोम शब्दों को पहचानिए। ऐश्वर्य का विलोम शब्द पूछा गया है, तो ऐश्वर्य मतलब आप सीधा सीधा ऐश्वर्य का मतलब यहाँ पे सोच सकते हैं, सीधा सीधा सोच सकते हैं। ऐश्वर्य मतलब एक प्रकार से संपन्न व्यक्ति, तो संपन्न के क्या हो जाएगा? विपन्न। विलोम पूछा है, अगर समानार्थी पूछता तो ये संपन्न को ले लेते, लेकिन यहाँ पे विलोमार्थी पूछा है। ठीक है, तो विलोमार्थी पूछा है, संपन्न आ जाएगा। और कृपणता को भी ले सकते हो, अकर्मणता तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जे और के कौन से ऑप्शन में है? जे और के, यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में। अध्यादेश का अर्थ होता है। यहाँ पे अध्यादेश का अर्थ पूछा गया है, एक ऐसा आदेश जिसका अनुपालन अनिवार्य हो, या पहले से दिया गया आदेश अध्यादेश कहलाता है, या आदेश जो किसी विशेष समय तक लागू हो, या एक से अधिक बार दिया गया हो। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा गाइस। मेरे अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चले दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट का आ गया हमारा पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 91। मिलाते चलिए, चलते रहिएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92, मैजिक कॉलम। यहाँ पे मैजिक कॉलम दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 92 का यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 का हो जाएगा ए। यहाँ पे देखिए जो पहले इजी लगता है उसको पहले देखिए, फैल मीन्स गिरना हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे गिरना का सेकेंड यहाँ पे एसेंट। ठीक है, डोमिनेंट का मतलब कि इसका हो जाएगा एक्टिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके अकॉर्डिंग सही है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 94 का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ही ब्लैंक्स ड्रिंक बियर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूज टू। ठीक है, नेक्स्ट 95 नंबर देखते हैं। 95 का ये आप क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, सीधा इसके आंसर में टिक लगाते हैं हम लोग, इतना बड़ा है इसका क्वेश्चन। तो 95 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद 96 में चलते हैं। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आई ब्लैंक्स माई डिनर एन आर एगो। ठीक है, मैंने अपना डिनर कुछ आवर पहले ठीक है किया है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 96 का बी, आई हैड। ठीक है, पास्ट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट 97 क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काउंटेबल नाउन। ठीक है, यहाँ पे काउंटेबल नाउन के बारे में पूछा गया है, तो 97 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइस तो होगा नहीं, तो बी ऑप्शन भी कट गया। यहाँ पे कोल्ड भी नहीं होगा। ठीक है, कोल्ड भी नहीं होगा, तो वो यहाँ पे कोल्ड भी नहीं होगा, राइस भी नहीं होगा। इसमें क्लॉथ भी काउंटेबल लग रहा है और कप भी, तो इसमें ए और सी में से कौन सा आंसर आएगा आप कमेंट करके बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग कप भी काउंटेबल है और क्लॉथ भी, तो ए या फिर सी आ सकता है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 का हो जाएगा यहाँ पे डी। और क्वेश्चन नंबर 99, सी वाज ग्रीडी ब्लैंक्स मनी फॉर मनी। ठीक है, सी वाज ग्रीडी फॉर मनी, तो इसका आ जाएगा बी। और क्वेश्चन नंबर 100 का आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
अब चलते हैं पार्ट 1 मानसिक योग्यता की तरफ। गाइस वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो अब मैं इधर फटाफट आप लोगों को ओनली आंसर नंबर मार्क कराते जाऊंगी। तो आप अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे पार्ट नंबर 1 ओपन करके रख लीजिए। तो चलिए देखते हैं आंसर नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप लोग समझिएगा। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, मतलब राम का सिक्का यहाँ सबसे ज़्यादा भारी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर में किसमें राम का सिक्का सबसे ज़्यादा भारी है, तो ऑप्शन नंबर सभी में दिया है राम का सिक्का भारी है। तो उसके बाद आगे पढ़िए, नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक है। ऐसा वाला ऑप्शन देखिए जिसमें नरेश का सिक्का राम के सिक्के से ज़्यादा हो। तो नरेश का सिक्का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखिए, नरेश का सिक्का राम के सिक्के से ज़्यादा है। और यहाँ पे इसमें देखिए नरेश का सिक्का राम के सिक्के से ऑप्शन नंबर बी में कम है, तो मतलब ये आंसर नहीं आएगा। और ये वाले में नरेश का सिक्का ज़्यादा है और राम का कम है, तो सी भी नहीं आएगा। और इस वाले में राम का ज़्यादा है नरेश से, तो ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्यों हुआ यहाँ पे समझ आया ना, क्योंकि यहाँ पे राम का सबसे ज़्यादा बोल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में राम को कम बोल दिया है, इसलिए ये नहीं आएगा। और यहाँ पे नरेश का ज़्यादा बोला गया है, तो इसमें नरेश को राम से कम बोला गया है, इसलिए ये नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, और जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपने भी यही, आई होप गाइस आपने भी यही आंसर किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन नंबर सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। और यहाँ पे 8 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं मीन्स इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अब मिलते हैं पार्ट 2 में। आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।